नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट में जंग को एक सप्ताह बीत चुका है और अब ये और खतरनाक होती जा रही है। रात भर ईरान से लेकर इजराइल तक धमाकों की आवाज गूंज रही है और अब ईरान ने अपनी नए जनरेशन के मिसाइल सिस्टम से हमले की घोषणा कर दी है। ईरान के हमलों के जवाब में इजरायली वायुसेना के 80 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने तेहरान और मध्य ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सरेंडर का दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि हम बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देंगे, वे अपने सपने को कब्र तक साथ ले जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमले बंद करने का फैसला लिया है, तो ट्रंप के सपनों की कब्र बनाएगा ईरान। पेजेश्कियान की इस धमकी और इन सब के बीच मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। एप्स्टीन फाइल्स में बड़ा खुलासा, न्याय विभाग ने जारी किए नए दस्तावेज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर लगे नाबालिग के शोषण के आरोप। पहले अधिकारियों ने डुप्लीकेट बताकर रोकी थी फाइल्स। नेपाल के आम चुनाव में बालेन शाह की सुनामी में उड़े कई दिग्गज, बहुमत की तरफ बढ़ी आरएसपी। नई सरकार के गठन पर भारत की पैनी नजर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, कहा मानवीय संकट को मिला बढ़ावा, 1 लाख लोग हुए विस्थापित। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया का ऐसा जीव जिसके लिए अमृत नहीं जहर बन जाता है पानी, पीते ही हो जाती है मौत। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच इजराइल को 1000 पाउंड के बमों की बिक्री करेगा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को दरकिनार कर डील को दी मंजूरी। क्यूबा के सपोर्ट में आया कनाडा। अमेरिका की तरफ से दबाव के चलते तेल आपूर्ति की कमी से जूझ रहा क्यूबा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद बोली, हम मदद की बना रहे योजना। पाकिस्तान की बड़ी मुश्किलें, कतर ने एलएनजी की सप्लाई रोकने का भेजा नोटिस। ईरान युद्ध के चलते पहले ही गैस सप्लाई की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान। मध्य अमेरिका में भीषण आंधी तूफान के कारण आए विनाशकारी बवंडर से तबाही, मलबे के ढेर में तब्दील हुई इमारतें, 8 लोगों की मौत। तो ईरान के साथ जंग शुरू कर अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। अभी इस जंग को हफ्ते भर का ही वक्त हुआ है, लेकिन इस दौरान अमेरिका को 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अमेरिका को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ईरान की तरफ से उसे इतना करारा जवाब मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इसे 2-4 दिन की जंग बता रहे थे, लेकिन अब यह जंग कब थमेगी ये किसी को नहीं पता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके सोशल मीडिया हैंडल से जरूर ईरान अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। अब एक बार फिर उनके एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया कि ज़ायनिस्ट शासन ने बहुत बड़ी गलती की है और भगवान की कृपा से इसके नतीजे शासन को हताश कर देंगे। इसके साथ ही एक एआई से तैयार तस्वीर भी शेयर की गई, जिसमें मिसाइल के निर्माण से लेकर लक्ष्य पर हमला करने तक की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। और ईरान सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि जंग के मैदान में भी उसने अब अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें निकाल ली हैं। वो खुर्रम शहर 4, खैबर और फतेह मिसाइलों से इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरानी सेना आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 23वीं लहर शुरू करने की घोषणा की है। इसमें कब्जे वाले क्षेत्रों और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए नई जनरेशन की मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। ईरानी मिसाइलों की लहरों के बीच लाखों इजरायली शेल्टर होम में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ आने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया है। सुबह से 4 ड्रोन भी नष्ट किए जा चुके हैं। उधर ईरानियों को भी रात भर धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। लेबनान में भी ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले गुट हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए इजरायली सेना हमले कर रही है। इसी कड़ी में घाना में यूएन पीस कीपिंग हेडक्वार्टर पर मिसाइल से अटैक किया गया, जिसमें 2 सैनिक घायल हो गए। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका उनके अरब दोस्तों की जमीन से मासूमों को निशाना बना रहा है, जबकि ईरान केवल इन देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। और अब उसे इस जंग में रूस का भी साथ मिलता नजर आ रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम पर चर्चा हुई।
रूस ने अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान में हुई मौतों पर संवेदना भी जाहिर की। इससे पहले खबर यह भी आई थी कि रूस की तरफ से ईरान को सैटेलाइट के जरिए खुफिया जानकारी दी जा रही है, यानी इस जंग में रूस ईरान की मदद कर रहा है और अगर वो खुलकर मैदान में उतर गया तो ये जंग भयानक रूप ले सकती है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बौखलाए हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ कोई समझौता तभी होगा जब वो बिना शर्त सरेंडर करे। जब तक ईरान पूरी तरह झुक नहीं जाता तब तक किसी भी कूटनीतिक रास्ते की गुंजाइश नहीं है। अगर ईरान सरेंडर करता है और वहां स्वीकार्य और मजबूत नेतृत्व का चयन होता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर ईरान की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने में मदद करेंगे। ईरान का भविष्य उज्जवल हो सकता है। मेक ईरान ग्रेट अगेन। एक तरफ ट्रंप ईरान को सरेंडर करने की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इस जंग में दूसरे देशों को भी शामिल करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन इस मोर्चे पर भी वो बहुत कामयाब नहीं हो पाए। स्पेन के पीएम पेड्रो साचेज ने तो साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका की ईरान के खिलाफ लड़ाई एक बहुत बड़ी गलती है। वो तो शुरुआत से ही नो टू वॉर का मैसेज दे रहे हैं, यानी ट्रंप को उनके नेटो सहयोगियों का साथ तो नहीं मिल रहा। हालांकि पाकिस्तान जरूर इस जंग में शामिल हो सकता है। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल सितंबर में एक रक्षा समझौता किया था जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। और अब सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने इस समझौते के इस्तेमाल का ऐलान किया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री की पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जिसके बाद सऊदी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देगा या महज सऊदी के साथ अपने समझौते की शर्तों तक सीमित रहेगा। मौजूदा हालात में इस जंग को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। तो इस वक्त ट्रंप एक साथ कई मुश्किलों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईरान के साथ जंग शुरू कर वो बुरी तरह घिर गए हैं। ईरान की तरफ से तो करारा जवाब मिल ही रहा है, साथ ही अमेरिकी सैनिकों को इस जंग में फंसाने को लेकर ट्रंप का अमेरिका में भी विरोध शुरू हो गया है। और इस बीच एप्स्टीन फाइल्स की नई खेप जारी होने के साथ ही अमेरिका की सियासत में बड़ा धमाका हो गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कुख्यात अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े नए दस्तावेज जारी किए हैं और इस बार इन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल है। दरअसल एफबीआई को दिए इंटरव्यू में एक महिला ने दावा किया था कि एप्स्टीन मुझे न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी ले गया था और वहीं उसने मेरी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से कराई थी। उस दौरान ट्रंप ने मेरा शारीरिक शोषण किया, तब मैं नाबालिग थी। उस वक्त वहां और भी लोग थे लेकिन मुझे याद नहीं कि कौन थे। ट्रंप ने उनसे कमरे के बाहर जाने को कहा, फिर कहा कि मैं तुम्हें सिखाता हूं कि छोटी लड़कियों को कैसा होना चाहिए। जब ट्रंप मुझ पर अपनी पैंट की जिप खोलकर संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे तब मैंने उन्हें काट भी लिया था, जिसके बाद ट्रंप ने मारपीट की। पिछले कई सालों से मुझे और मेरे करीबी लोगों को चुप रहने के लिए धमकी भरे कई फोन कॉल भी आए। महिला के इन आरोपों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पहले जारी नहीं किए गए थे, जिस पर कई सवाल भी उठ रहे थे। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने एप्स्टीन जांच से जुड़ी ऐसी जानकारियां दबाई जो ट्रंप को नुकसान पहुंचा सकती थी। हालांकि अब ये फाइल्स पब्लिक कर दी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन्हें गलती से डुप्लीकेट मानकर रोक दिया गया था और बाद में रिव्यू किया तो ये बात गलत निकली और अब नए दस्तावेजों में सारी जानकारी सामने आ गई है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि एप्स्टीन फाइल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम 38 से ज्यादा बार दर्ज है। रिकॉर्ड में 1990 के दशक में एप्स्टीन के निजी विमान से 7 से 8 यात्राओं का जिक्र है। इसमें ट्रंप के मारे लागो क्लब की गेस्ट लिस्ट भी शामिल है। हालांकि ट्रंप ने हमेशा से ही एप्स्टीन के आरोपों से जुड़े किसी भी गलत काम से इनकार किया है और उन पर इस संबंध में कोई क्राइम चार्ज भी नहीं लगाया गया है। लेकिन अब इस खुलासे ने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर ट्रंप वाकई निर्दोष है तो अब तक ये पूरे डॉक्यूमेंट सामने क्यों नहीं आए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने जानबूझकर ऐसे वक्त में ईरान के साथ जंग शुरू की जब एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पहले से ही अमेरिका में बवाल मचा हुआ था, ताकि सबका ध्यान जंग की तरफ भटका दिया जाए। बहरहाल अब इस खुलासे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पर शक का घेरा बढ़ता ही जा रहा है। देखना यह होगा कि क्या इस मामले में आगे कोई कार्रवाई होगी, क्या ट्रंप के खिलाफ भी जांच बैठाई जाएगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल में नए सरकार के चुनाव की।
तो नेपाल में आम चुनाव के बाद काउंटिंग चल रही है और एक एक करके कुल 165 सीटों के नतीजे भी सामने आते जा रहे हैं। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल में इस चुनाव में बालेन शाह की सुनामी आ गई है। उन्होंने पूर्व दिग्गजों को मुकाबले से ही बाहर कर दिया है और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 77 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि 41 सीटों पर उसे जीत भी मिल गई। वहीं दूसरे नंबर पर फिलहाल नेपाली कांग्रेस बनी हुई है। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 10 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। इसके बाद पूर्व पीएम केपी ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी सीपीएन यूएमएल 2 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि पूर्व पीएम पुष्प दहल प्रचंड की सीपीएन माओइस्ट सेंटर पार्टी के खाते में भी अब तक 2 ही सीटें आई हैं और वो 8 सीटों पर आगे चल रही है। यानी नेपाल की जनता ने बालेन शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि 3 चुनाव क्षेत्र में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। संखू वासभा मुगु और गोरखा वन में अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है और इसकी वजह दूर के पोलिंग सेंटर से बैलेट बॉक्स ले जाने में हुई देरी बताई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि 9 मार्च तक काउंटिंग पूरी हो जाएगी और नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति में बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार बननी तय मानी जा रही है। नेपाल में नई सरकार किसकी बनती है, इस पर भारत की भी पूरी नजर बनी हुई है, क्योंकि नेपाल भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम पड़ोसी है। नेपाल का बॉर्डर चीन और भारत दोनों से ही लगता है। ऐसे में दोनों देशों के अच्छे संबंध काफी मायने रखते हैं। अब बालेन शाह अगर सत्ता में आते हैं तो भारत के लिए भी ये बड़ा सवाल है कि क्या उनके नेतृत्व में नेपाल अपनी पड़ोसी पहले नीति को दोबारा संतुलित करेगा या चीन के साथ अपने संबंधों को और गहरा करेगा, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग की। तो दक्षिण एशिया में जारी ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अफगानिस्तान जहां पाकिस्तान की सीमावर्ती चौकियों और एयरबेस को निशाना बना रहा है, वहीं पाकिस्तान तालिबान सरकार के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही है। दोनों देशों के सैन्य बलों ने सीमा पर दर्जनों स्थानों पर गोलीबारी की है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमारे बलों ने 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्थित 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसमें 14 चौकियों को नष्ट कर दिया गया और 1 ड्रोन को मार गिराया गया। रात भर चली लड़ाई में 7 अफगान नागरिक और 3 तालिबान लड़ाके भी मारे गए। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, दोनों देशों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। खासतौर पर इस जंग का असर आम नागरिकों की जिंदगी पर पड़ रहा है। और अब इस संघर्ष पर चिंता जाहिर करते हुए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह से अफगानिस्तान और पड़ोसी पाकिस्तान के बीच बढ़ी हुई शत्रुता के कारण 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस जंग में अब तक 56 अफगान नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 24 बच्चे शामिल हैं। इस हिंसा ने सीमा पर रहने वाले आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है और मानवीय संकट को बढ़ावा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि इस साल की शुरुआत से अब तक अफगानिस्तान में कुल 69 नागरिक मारे गए हैं, जबकि 141 घायल हुए हैं। पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ अफगानिस्तान की जनता में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 मार्च को काबुल में दर्जनों लोग पाकिस्तान की तरफ से अफगान क्षेत्र पर किए गए हमलों के विरोध में इकट्ठे हुए और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। बख्तुर न्यूज ने बताया कि लगमान प्रांत में बड़े पैमाने पर लोगों ने पाकिस्तान के हालिया हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वैसे इस जंग को शुरू कर पाकिस्तान बुरी तरह घिरा हुआ है, क्योंकि उसे एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बॉर्डर पर अफगान सेना के साथ संघर्ष, वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी टकराव। बीती शाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके मीरान शाह में भी बड़ा फिदायीन हमला हुआ है। बाजार के बीचों बीच बने पाकिस्तानी सेना के चेक पॉइंट पर एक शख्स ने विस्फोटक से लदी बाइक से टक्कर मार दी, जिससे वहां धमाका हो गया। इस हमले में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन यह हमला अफगानिस्तान की तरफ से नहीं करवाया गया, बल्कि फिदायीन हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से जुड़े आतंकी संगठन उस्तुद उल खोरासन यानी यूएस ने ली है। इन हालात में अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान की तरफ से जंग खत्म करने की पहल की जाएगी या अफगानिस्तान ही झुकने पर मजबूर हो जाएगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जो पानी को अपना दुश्मन मानता है।
दरअसल बचपन से तो हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है। इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, बिना पानी किसी का भी गुजारा नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा जीव भी हो सकता है जिसके लिए पानी अमृत नहीं बल्कि जहर हो? जी हाँ, कंगारू रैट एक ऐसा जीव है जो पूरी जिंदगी एक बूंद भी पानी नहीं पीता। और हैरान करने वाली बात सिर्फ यही नहीं है कि ये पानी नहीं पीता, बल्कि हैरानी इस बात की भी है कि अगर ये जीव पानी पी ले तो इसकी जान चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना पानी के इसका काम कैसे चलता है। दरअसल इसका सारा राज इसकी खुराक में छिपा हुआ है। कंगारू रैट आमतौर पर सूखे बीज खाता है और जब ये इन बीजों को पचाता है तो उसी प्रक्रिया से इसके शरीर को जरूरी नमी मिल जाती है। इसके अलावा इसकी किडनी इतनी ज्यादा कुशल होती है कि वो शरीर के एक एक कतरे पानी को बचा कर रखती है और यूरिन को गाढ़ा कर देती है। अब जानकारों की माने तो पानी पीने से इसके शरीर का ये खास सिस्टम बिगड़ जाता है और सारे जरूरी पोषक तत्व यूरिन के साथ बह जाते हैं, जिससे इसकी जान चली जाती है। इसका नाम कंगारू रैट इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये बड़े कंगारुओं की तरह अपने पिछले पैरों पर लंबी छलांग लगाता है। इसकी फुर्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खतरे का एहसास होते ही ये जीव 1 सेकंड में 5 मीटर तक की दूरी कूदकर पार कर सकता है। सच में हमारी दुनिया कितनी अजीबोगरीब और रहस्यमयी जीवों से भरी पड़ी है। जहां पूरी दुनिया के लिए पानी जिंदगी है, वहीं इस नन्हे से जीव के लिए पानी से दूरी ही इसके जीने का इकलौता सहारा है। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।